Node.js पावरफुल है, लेकिन कभी कभी हमें जावास्क्रिप्ट के बाहर के काम भी करने पड़ते हैं, जैसे सिस्टम कमांड्स चलाना, स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट करना या अलग प्रोसेस में हैवी काम हैंडल करना। इसीलिए Node.js देता है चाइल्ड प्रोसेस मॉड्यूल। चाइल्ड प्रोसेस के थ्रू हम Node.js से सिस्टम कमांड्स रन कर सकते हैं, लार्ज आउटपुट के साथ प्रोसेसेस स्ट्रीम कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को अलग प्रोसेस में रन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है और कैसे हम इसका यूज करके Node.js में अलग अलग प्रोसेस बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो Node.js को सिर्फ सर्वर नहीं बल्कि पावरफुल सिस्टम ऑटोमेशन टूल की तरह भी यूज कर पाओगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं Node.js में चाइल्ड प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं कि वाई डू वी नीड चाइल्ड प्रोसेस, हमें चाइल्ड प्रोसेस की जरूरत क्यों है। Node.js इज सिंगल थ्रेडेड। जो Node.js है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, जो हम सभी जानते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट को रन करता है एक मेन थ्रेड पर। इसलिए जो भी हैवी CPU टास्क होते हैं या फिर लॉन्ग रनिंग स्क्रिप्ट्स होते हैं या फिर OS लेवल कमांड्स होते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं हमारे इवेंट लूप को। टू सॉल्व दिस Node प्रोवाइड्स चाइल्ड प्रोसेसेस। इन सिंपल वर्ड्स, चाइल्ड प्रोसेसेस लेट Node.js रन टास्क आउटसाइड द मेन थ्रेड। चाइल्ड प्रोसेस इनेबल कर देती है Node.js को टास्क को मेन थ्रेड के बाहर रन करने के लिए। अब समझते हैं कि चाइल्ड प्रोसेस होती क्या है। अ चाइल्ड प्रोसेस इज अ सेपरेट OS लेवल प्रोसेस। जो चाइल्ड प्रोसेस है वो एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल प्रोसेस है, जो कि क्रिएट की जाती है Node.js के द्वारा, जिसमें खुद की मेमोरी होती है, खुद का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है और खुद का ही इवेंट लूप होता है। कुल मिलाकर जो भी जावास्क्रिप्ट कोड रन होता है, जो भी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस डिफरेंट होती है। और जब भी हम कोई भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो वो प्रोसेस पूरी तरह से डिफरेंट होती है मेन थ्रेड के। Node.js कम्युनिकेट करता है इससे IPC के द्वारा, जो कि जिसका फुल फॉर्म है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम चाइल्ड प्रोसेसेस को यूज कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut13.js और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रिपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमें चाइल्ड प्रोसेस को यूज़ करने के लिए उसे इंपोर्ट करना होगा। तो हम सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट और ऑब्जेक्ट रिक्वायर और मैं यहाँ पर लिखूंगा चाइल्ड प्रोसेस। अगेन जो चाइल्ड प्रोसेस है वो Node.js का एक इनबिल्ट पैकेज है, तो हमें इसे इंस्टॉल करने की अलग से ज़रूरत नहीं है और हम यहाँ पर node:\चाइल्ड प्रोसेस को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास इसमें बहुत सारे डिफरेंट चाइल्ड प्रोसेस होती हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे सबसे पहले तो exec का, जो कि एक फंक्शन होता है। अब जो exec आप फंक्शन देख रहे हैं, इसका काम होता है कि कोई भी कमांड को रन करो और उसका आउटपुट लो जब वो कमांड पूरी तरह रन हो जाए। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने लिखा exec और जो हमें सबसे पहला आर्गुमेंट देना होता है वो होता है कोई भी कमांड। जो भी आप कमांड लाइन पर कमांड देते हैं वो कमांड आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा exec और मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया node -v कि हमारे Node.js का जो है वो वर्जन कौन सा है। जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो होता है एक कॉल बैक, जिसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला तो है एरर, जो सेकंड है वो है std out मीन्स जो भी आपको आउटपुट देखने को मिलेगा वो इस std out में देखने को मिलेगा। और जो थर्ड है वो है std error मीन्स अगर हम खुद से कोई भी एरर को थ्रो करते हैं तो वो हमें इसमें देखने को मिलेगा। और हम सिंपली लिखेंगे कि इफ एरर, तो हम console.log कर देंगे एरर को। इफ std error, तो हम console.log कर देंगे console.log std error को। अदरवाइज हम प्रिंट कर लेंगे हमारे std out को। फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें जो हमारा
Node.js का वर्जन है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ 20.19.2, वो देखने को मिल जाएगा। तो हमने देखा कैसे हमें चाइल्ड प्रोसेस को इंपोर्ट करना है यूजिंग चाइल्ड प्रोसेस मॉड्यूल। उसके बाद हमने देखा जो exec फंक्शन होता है जिसमें हम कमांड को रन कर सकते हैं और फिर उसका आउटपुट ले सकते हैं, उसे कैसे यूज़ करना है। और ये बेस्ट होता है कोई भी अगर हमें स्मॉल कमांड्स को फायर करना है या फिर वन टाइम एग्जीक्यूशन के लिए और गेटिंग फुल आउटपुट एट वंस। मान लो आपने किसी ऐसे कमांड को इसको प्रोसेस करने के लिए दे दिया जो कि बहुत सारा आउटपुट ला कर देता है, तो हमारा जो कोड है वो हो सकता है क्रैश कर जाए। क्योंकि ये रन कैसे करता है, ये रन करता है कमांड को इन अ शेल और बफर कर लेता है पूरे एंटायर आउटपुट को मेमोरी में। और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता लार्ज आउटपुट के लिए। होता क्या है कि मान लो आपने कोई भी कमांड फायर कर दी जिसका आउटपुट बहुत बड़ा है, तो ये करता क्या है कि जब तक पूरा आउटपुट नहीं आ जाता तब तक इसे बफर में स्टोर करता रहता है हमारी रैम में। तो जब तक हमें पूरा आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा ये स्टोर करता रहेगा हमारे रैम में, और हो सकता है कि हमारी जो रैम है वो पूरी तरह फुल हो जाए। तो हमें जब भी हम इस फंक्शन को यूज़ करें तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसमें हमारे जो मशीन में नोड इंस्टॉल्ड है उसका वर्जन चेक कर रहे थे। लेकिन मान लो तो मैंने इसको कमांड दे दिया कि जो हमारी सी डायरेक्टरी है उसमें रिकर्सिवली हमें आउटपुट लाकर दे दो। तो अब मेरे जो मशीन है उसमें 24 GB की रैम इंस्टॉल्ड है, तो मेरा जो कोड है वो क्रैश नहीं करेगा। अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं, अगर मैं कोड को रन करूं तो हमें जो आउटपुट देखने को मिल जाएगा, और ये इतना बड़ा आउटपुट है कि पूरा आउटपुट तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि जो हिस्ट्री है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। तो अभी तो मेरी जो रैम है वो 24 GB थी, इसलिए जो मेरा कोड है वो क्रैश नहीं किया। लेकिन हो सकता है अगर किसी की जो मेमोरी है वो कम हो तो हो सकता है कि ये जो कोड है वो क्रैश कर जाए। तो इसलिए जो exec फंक्शन होता है उसको यूज़ करते टाइम हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि जो अब ये जो आप कमांड देख रहे हैं ये लिनक्स के लिए है, तो ये हो सकता है कि क्रैश कर जाए क्योंकि जो आउटपुट है वो स्टोर होगा मेमोरी में एज अ बफर, और जितना बड़ा आउटपुट होगा तो मेमोरी जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगी। तो इसलिए हो सकता है कि आपका जो कोड है वो क्रैश कर जाए। इसके बाद आता है स्पॉन जो कि स्ट्रीम डेटा को इन रियल टाइम। अभी हमने देखा exec क्या कर रहा था कि जब तक पूरा आउटपुट नहीं आ जाता तब तक हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो स्पॉन होता है जैसे जैसे आउटपुट आता जाता है उसको वो बाय स्ट्रीम हमें सेंड करता जाता है। फॉर एग्जाम्पल तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इस कोड को करूँगा कॉमेंट आउट और मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट चाइल्ड इक्वल, यहाँ पर हम स्पॉन को इंपोर्ट करेंगे। अब हमें इसमें अगेन देना होता है कमांड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हम कमांड यहाँ पर दे रहे थे वो सेम कमांड ही हम यहाँ पर स्पॉन में भी पास कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शंस देने होते हैं, तो हम यहाँ पर जो एक ऑप्शन है वो देंगे शेल इक्वल टू ट्रू, क्योंकि जो ये कमांड है वो कमांड लाइन शेल में चलता है। इसके बाद ये जो चाइल्ड है इसमें stdout फंक्शन होता है जिसमें हमें हमारे जो इवेंट है उसको सब्सक्राइब करना होता है कि जैसे जैसे डेटा आता जाएगा हमें डेटा देखने को मिलता जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो डेटा इवेंट है उसको सब्सक्राइब करेंगे और जो डेटा है वो यहाँ आप देख रहे हैं कि चंक्स में देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर जो चंक है वो ले लेंगे और इस चंक को हम प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट करने से पहले हम इसे स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर लेंगे। फाइल को जैसे ही सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको डेटा देखने को मिला। अब मैं एक बार और इस फाइल को रन करता हूँ, मैं इसको पूरे फुल व्यू टर्मिनल में ओपन कर लूँगा। मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि जो डेटा है वो थोड़ा थोड़ा करके आ रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पर मैं इसको करूँगा कमेंट आउट, और लेकिन जब हम exec फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, अब मैं अगर कोड को रन करूँगा तो आप देखा कि आपका जो डेटा है, जो डेटा था वो एक बार में आ गया। लेकिन जब हम स्पॉन का यूज़ कर रहे थे तो डेटा एक बार में नहीं आया, डेटा थोड़ा थोड़ा करके आता जा रहा था। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि exec और जो स्पॉन है उसमें क्या डिफरेंस है। तो हमने देखा कि जो डिफरेंस है वो आउटपुट जो है वो चंक बाय चंक आता है, कोई भी बफरिंग नहीं है, और ये सेफर भी है क्योंकि जो पूरा का पूरा डेटा है वो आपके रैम में स्टोर नहीं होता। जैसे जैसे डेटा आता जाता है आपको देखने को मिलता जाता है। इसके बाद मैंने जैसे बताया exec और स्पॉन में क्या डिफरेंस है कि जो आउटपुट है वो exec में पूरा बफर हो जाता है, लेकिन जो स्पॉन है उसमें स्ट्रीम्ड होता है।
यहाँ पर जो मेमोरी है वो बहुत ही हाई मेमोरी यूज़ होती है, लेकिन स्पॉन में बहुत ही लो मेमोरी यूज़ होती है। जो लार्ज डेटा है उसके लिए EXEC फंक्शन को यूज़ करना बेटर अप्रोच नहीं है, बल्कि स्पॉन को हमें यूज़ करना चाहिए। इसके यूज़ केसेस जो हैं वो स्मॉल कमांड जो भी होते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं EXEC फंक्शन में, और जो स्पॉन है उसमें लॉन्ग रनिंग टास्क को हम एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए अब हम एक बेटर एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको स्पॉन का जो यूज़ केस है वो और भी बेटर तरीके से समझ आएगा। सबसे पहले तो मैं इस कोड को भी करूँगा कमेंट आउट, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा HTTP इक्वल रिक्वायर HTTP इवन नोट कोलन HTTP। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी वॉचर्स हैं उनको पता होगा कि HTTP मॉड्यूल को यूज़ करके कैसे आप HTTP सर्वर बना सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, जहाँ पर आपको अनलॉकिंग Node.js प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि कैसे हमें HTTP मॉड्यूल को यूज़ करके आप HTTP सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, और यहाँ पर क्रिएट सर्वर की हेल्प से हमने हमारा जो HTTP सर्वर है उसका सर्वर वेरिएबल बनाया और उसको रिसेंड कर रहे हैं हम 3000 पोर्ट पर। यहाँ पर मैंने दो एंड पॉइंट बनाए। सबसे पहला एंड पॉइंट एक नॉर्मल एंड पॉइंट जो कि हम इमीडिएटली रिस्पॉन्स को सेंड कर दे रहे हैं, और यहाँ पर हम दूसरा एंड पॉइंट जो है वो है हैवी एंड पॉइंट, जहाँ पर हम एक फॉर लूप को रन कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा फॉर लूप है। और जब ये फॉर लूप रन हो जा रहा है उसके बाद हम रिस्पॉन्स सेंड कर दे रहे हैं। फाइल को मैं सेव करूँगा और जो कोड है उसको मैं रन करूँगा, तो हमारा जो सर्वर है वो 3000 पोर्ट पर रन करने लगेगा। इसके बाद हमने क्या किया है कि हमारे पास एक नॉर्मल एंड पॉइंट और एक है हैवी एंड पॉइंट। अगर मैं नॉर्मल एंड पॉइंट को रन करूँ तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो 23 ms में हमें देखने को मिल जा रहा है, और अगर मैं हैवी एंड पॉइंट को रन करूँ तो आप देखेंगे कि जो रिस्पॉन्स है वो आने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो अभी भी रिस्पॉन्स आ रहा है और आए जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमें 11 सेकेंड्स में जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिला। अब प्रॉब्लम समझिए, मैंने जैसे ही हैवी एंड पॉइंट को रिफ़्रेश किया, और अगर अब नॉर्मल एंड पॉइंट को भी रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि नॉर्मल एंड पॉइंट का जो रिस्पॉन्स है वो भी आने में अब टाइम लग रहा है, क्योंकि हमारा जो हैवी एंड पॉइंट है वो रन हो रहा था। और जैसे ही हैवी एंड पॉइंट का रिस्पॉन्स आया, नॉर्मल एंड पॉइंट का भी रिस्पॉन्स आ गया, और इस बार रिस्पॉन्स आने में 7 सेकेंड लगे। तो ये है प्रॉब्लम। हुआ क्या कि जब हैवी एंड पॉइंट हमारा रन कर रहा था तो मेन थ्रेड हो गई बिजी, तो नॉर्मल एंड पॉइंट को रन करने के लिए स्पेस नहीं मिला, और जैसे ही जो मेन थ्रेड थी वो फ्री हुई उसने नॉर्मल एंड पॉइंट को रन कर दिया। तो ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हैवी एंड पॉइंट के चक्कर में हमारी नॉर्मल एंड पॉइंट में भी टाइम लग रहा है। तो इसको हम टैकल कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं स्पॉन फंक्शन जो कि हमें चाइल्ड प्रोसेस से मिलता है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो एक और सेपरेट फाइल बनानी होगी जिसका हम नाम देंगे tude_heavytask.js, और इस फाइल में हम अपना जो हैवी टास्क कर रहे थे वो यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब Node.js में हमारे पास एक प्रोसेस ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जिसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारे पास HTTOut एक ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर एक राइट फंक्शन होता है, राइट। इस राइट फंक्शन में हमारा जो काउंट है वो हम सेंड कर देंगे count.toString। अब ये जो हमने count.toString सेंड किया है इस हमारी हैवी टास्क वाली फाइल से, वो हमें इस फाइल में देखने को मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा वही समझने वाली बात है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना एक चाइल्ड प्रोसेस बनाएंगे यूजिंग स्पॉन। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट चाइल्ड इक्वल स्पॉन, और इसमें हमें हमारा जो कमांड है वो देना होगा कि हमें किस फाइल को रन करना है। तो हम देंगे नोड, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, और उसके बाद एरे में हम अपनी फाइल का नाम देंगे। तो हमारी जो फाइल का नेम है वो है tude13_heavytask.js। तो हम यहाँ पर एज इट इज़ पास कर देंगे tude13_heavytask.js।
इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर लेट आउटपुट इक्वल एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और इस चाइल्ड प्रोसेस में std out, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमें ऑन फंक्शन देखने को मिलता है, जिससे हम हमारे इवेंट्स को क्या कर सकते हैं, इवेंट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम हमारे डेटा इवेंट को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी हमारे पास यहाँ से डेटा देखने को मिलेगा उसको हम हमारे आउटपुट में ऐड करते जाएंगे। तो हम लिखेंगे आउटपुट प्लस इक्वल टू डेटा, और इसमें मैं टू स्ट्रिंग भी लगाऊंगा, डेटा डॉट टू स्ट्रिंग जस्ट टू सेफ साइड। तो जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पर डेटा आता जाएगा तो हमारे इस आउटपुट में वो डेटा ऐड होता चला जाएगा। इसके बाद हम फिर से लिखेंगे चाइल्ड डॉट std out डॉट ऑन, हम हमारे एक और इवेंट को सब्सक्राइब करेंगे जो कि होगा एंड। जैसे ही हमारा जो डेटा है वो आना बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हमारा जो है वो रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, और रिस्पॉन्स में हम आउटपुट सेंड करेंगे जो कि हमने यहाँ पर ऐड किया है। फाइल को हम सेव करेंगे और हमारे जो सर्वर है उसको करेंगे रीस्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो नॉर्मल एंड पॉइंट है उसमें जाएंगे तो हमें जो डेटा है वो या फिर रिस्पॉन्स है वो हमें 18 ms में देखने को मिल रहा है, और जो हैवी एंड पॉइंट को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो अगेन आपको पता है कि इसमें तो टाइम लगने वाला है जो कि ऑलमोस्ट 11 सेकेंड लेगा। लेकिन अगर इस बीच हम नॉर्मल एंड पॉइंट को अभी रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो अभी भी जल्दी आ रहा है, इवन दो हमारा जो हैवी एंड पॉइंट है वो उस टाइम पर लोड हो रहा था। अगर हम फिर से करें इसको लोड और इस बार हम नॉर्मल को भी लोड करें तो देखेंगे कि रिस्पॉन्स जो है वो अब टाइम नहीं ले रहा है आने में, इवन दो हमारा जो हैवी एंड पॉइंट है वो अभी भी रिस्पॉन्स आने में टाइम ले रहा है, लोड हो रहा है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे हम चाइल्ड प्रोसेस के स्पॉन फंक्शन का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। इसके बाद चाइल्ड प्रोसेस में एक और फंक्शन हमें देखने को मिलता है जो कि है फॉर्क, जो कि स्पेशल केस होता है स्पॉन फंक्शन का। फॉर्क इज यूज्ड ओनली फॉर नोड.js स्क्रिप्ट्स। फॉर्क का जो यूज़ है वो नोड.js की स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है। ये जो है वो बिल्ट इन IPC है, और कोई भी मैसेज पास करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेंड फंक्शन का, और ये बेस्ट है CPU हैवी जावास्क्रिप्ट टास्क के लिए। अब यहाँ पर जो काम हमने स्पॉन फंक्शन का यूज़ करके किया था वो सेम काम हम करेंगे फॉर्क फंक्शन का यूज़ करके। तो इस कोड को मैं कर दूंगा कमेंट आउट, और यहाँ पर हम बनाएंगे एक और चाइल्ड, बट इस बार हम यूज़ करेंगे किसका, फॉर्क का। तो हम यहाँ पर फॉर्क को इंपोर्ट कर लेंगे तो ऊपर यहाँ पर जो है वो फॉर्क इंपोर्ट हो जाएगा, और इस फॉर्क में हमें उस मॉड्यूल का पाथ देना होता है जिसमें हमारा जो हैवी टास्क है वो रन हो रहा है। तो हमारा हैवी टास्क किस में रन हो रहा है, tut13 हैवी टास्क डॉट JS में। तो हम दे देंगे यहाँ पर tut13_ हैवी टास्क डॉट JS, और इसमें हमें रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट पाथ देना होता है, इसलिए हमें ये देना जरूरी है, नहीं तो हमें एरर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमें जो चाइल्ड है उसमें डायरेक्टली हमें ऑन मेथड देखने को मिलता है, और जो ऑन मेथड है इसमें हमें मैसेज इवेंट को सब्सक्राइब करना होता है। इसमें हमने सब्सक्राइब किया था, अगर आपको याद हो तो, डेटा इवेंट को डेटा लेने के लिए, लेकिन इसमें हमारे पास मैसेज इवेंट होता है। और अगेन इसमें हमारे पास लिसनर हमें पास करना होता है या फिर कॉलबैक फंक्शन, जिसमें हमें जो हमारा मैसेज है वो देखने को मिलता है, और जैसे ही हमारा मैसेज आ जाएगा तो हम रिस्पॉन्स को सेंड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट नहीं, हम यहाँ पर सेंड करेंगे मैसेज को। उसके बाद हमारा जो हैवी टास्क है उसमें भी हमें थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ पर अब हम इसको मैं कर लूँगा कमेंट आउट ताकि आपको कोड देखने को मिल जाए। हमारे पास प्रोसेस में सेंड मेथड होता है, इस सेंड मेथड में हम जो भी सेंड करेंगे वो हमें वहाँ पर फॉर्क के मैसेज इवेंट में देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली काउंट को सेंड कर देंगे, फाइल को इसको सेव करेंगे और यहाँ पर इसको भी सेव करेंगे, और हम अपने जो सर्वर है उसको करेंगे रीस्टार्ट। अब अगर हम हैवी टास्क को रन करेंगे और पैरेलली नॉर्मल को भी रन करेंगे तो नॉर्मल का जो आउटपुट है वो आपको इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा, और हैवी टास्क जो है वो अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, मीन्स उसको रिस्पॉन्स अभी भी नहीं मिला है। और जैसे ही रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो हमारा जो हैवी टास्क है वो भी रन करना बंद कर जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कि स्पॉन और फॉर्क को यूज़ करके कैसे आप चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मान लो आपको मेन प्रोसेस से चाइल्ड प्रोसेस में कोई डेटा सेंड करना हो,
तो हम सिंपली सेंड कर सकते हैं चाइल्ड डॉट सेंड का यूज़ करके। और मान लो मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया कि दिस इज सेंड बाय मेन प्रोसेस। तो अगर हमें जो डेटा हमने मेन प्रोसेस से सेंड किया है वो हमें हमारी चाइल्ड प्रोसेस में चाहिए, तो हम लिखेंगे सिंपली प्रोसेस डॉट ऑन, और इसमें हमें मैसेज इवेंट को सब्सक्राइब करना होगा, और यहाँ पर हमें जो भी मैसेज देखने को मिलेगा उसे हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे मैसेज। फाइल को सेव करके इसको सबसे पहले तो रीस्टार्ट करेंगे सर्वर को, और जैसे ही हम हमारे हैवी टास्क को रन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर दिस इज सेंड बाय मेन प्रोसेस देखने को मिल रहा है। चलिए एक काम और करते हैं आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए, एक और लॉग लगा देता हूँ, दिस इज इन चाइल्ड प्रोसेस, और साथ ही साथ मैं ये जो फॉर लूप है इसको कर दूंगा बंद, क्योंकि इसका यूज़ केस तो आपको समझ आ ही गया होगा। इसको मैं रीस्टार्ट करूँगा, और जैसे ही मैं अपने हैवी एंड पॉइंट को रिफ्रेश करूँगा तो इमीडिएटली हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने फॉर लूप को कर दिया है कमेंट आउट। और अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो आपको दिस इज सेंड बाय मेन प्रोसेस और दिस इज इन चाइल्ड प्रोसेस देखने को मिल गया। अब ये 2 बार इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने जो हैवी एंड पॉइंट है उसको 2 बार रिफ्रेश कर दिया था। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे आप चाइल्ड प्रोसेस से मेन प्रोसेस और मेन प्रोसेस से चाइल्ड प्रोसेस में डेटा को सेंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि फॉर्क जो है वो पावरफुल क्यों है, क्योंकि सेपरेट प्रोसेस को यूज़ करता है, कोई भी इवेंट लूप को ब्लॉक नहीं करता, और परफेक्ट है अगर आपको CPU हैवी कैलकुलेशन करना हो, कोई भी बैकग्राउंड में जॉब चलानी हो या फिर वर्कर्स को यूज़ करना हो। और ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि क्लस्टर काम करते हैं। अब जिन्हें नहीं पता कि क्लस्टर क्या होता है तो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में क्लस्टर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे जॉब क्यू काम करती है या फिर जैसे वर्कर सिस्टम काम करता है। अब वर्कर्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बात की, तो उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अब बात आती है कि हमें कब किसका यूज़ करना है। अगर कोई भी स्मॉल शेल कमांड हो तो हम exec फंक्शन का आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें चाहिए कंटिन्यूस आउटपुट कि जैसे ही डेटा आता जाए या फिर आउटपुट आता जाए हमें डेटा चंक्स में देखने को मिलता जाए, तो ऑब्वियसली हम स्पॉन का यूज़ करेंगे। कोई भी CPU हैवी टास्क हो तो हम फॉर्क का यूज़ करेंगे, और कोई भी OS कमांड हो तो हम स्पॉन का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो स्पॉन है वो हमें चंक्स में डेटा देता है। और कोई भी IPC कम्युनिकेशन करना हो तो हम फॉर्क का यूज़ करेंगे। तो हमने देखा कि exec फंक्शन क्या करता है, रन करता है कमांड को, और जैसे ही आउटपुट पूरी तरह उसको मिल जाता है हमें आउटपुट देखने को मिलता है। स्पॉन क्या करता है, आउटपुट को स्ट्रीम कर देता है। फॉर्क क्या करता है, रन करता है Node.js के स्क्रिप्ट्स को विद IPC। और चाइल्ड प्रोसेस क्या होती है, सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। IPC क्या है, कम्युनिकेशन है बिटवीन प्रोसेसेस। जो मैंने अभी IPC इतनी देर से कर रहा हूँ, तो मेन प्रोसेस से चाइल्ड प्रोसेस या फिर चाइल्ड प्रोसेस से मेन प्रोसेस के बीच के कम्युनिकेशन को IPC कहते हैं। तो ये था चाइल्ड प्रोसेस के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम वर्कर थ्रेड्स और चाइल्ड प्रोसेस के बीच डिफरेंस को समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।